अपना बात और अपने जो व्यूज है वो इस बात पे रख पाऊँ कि जेएनयू का क्या एक रोल रहा है स्टूडेंट्स मूवमेंट के तहत, और ये जो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में हो रहा है, निजीकरण और बाजारीकरण शिक्षा में की जा रही है, उसके खिलाफ जेएनयू ने किस तरीके से एक लड़ाई को मजबूत रखा है पिछले 50 सालों में। और खास करके शिक्षा व्यवस्था में, पूरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जेएनयू जैसे संस्थान की इम्पोर्टेंस, और वो कैसे किस तरीके से बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम के तरीके से, एक आइडियल के तरीके से हेल्प करता है कि वो भी अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ पे निजीकरण, अपने शिक्षा व्यवस्था के जो निजीकरण होने की कोशिश है, जो बाजारीकरण करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम हर एक छात्रा लड़ पाए, एक सॉलिडेरिटी के साथ लड़ पाए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए। इसको शुरू करने से पहले सब एसएफआई के कॉमरेड्स मध्य प्रदेश में, उनको मैं बहुत बहुत लाइक अपने तरीके से लाल सलाम पेश करना चाहूंगी, क्रांतिकारी इस्तकबाल आप सभी को। और आशा करते हैं कि जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, जो मुझे अभी सुन रहे हैं शायद बाद में सुनेंगे, और जो मे भी अभी सुन भी नहीं पा रहे मुझे, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग सही है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि ये जो समय चल रहा है काफी कठिन समय है। लॉकडाउन पे हम लोग चल रहे हैं, और सामने से लड़ रहे हैं जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनको बहुत सलाम कि वो लोग बाहर आज खड़े होके हमारी रक्षा कर रहे हैं एक तरीके से। और बहुत ऐसे हेल्थ वर्कर्स है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ते लड़ते, और इसीलिए उनको याद करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ याद रखते हुए सरकार से ये प्रश्न सारे पूछना भी जरूरी है कि पीपी किट्स से लेके जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज है डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, वो क्यों नहीं दिया गया था, या लॉकडाउन के दौरान, अभी तो 17 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, लॉकडाउन के दौरान अच्छे तरीके से क्यों टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। अगर आप लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश से कुछ 2-3 पिक्चर्स सबके सामने आए हैं, और वो सारे छवि काफी दर्दनाक है, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक शौचालय के अंदर क्वारंटाइन फैसिलिटी खोल दिया गया है और 2 लोग, एक परिवार को वहां पे रख दिया गया है। तो ये सारे छवि हमारे सामने आए हैं। एक तरफ विकास के नाम पे, और इस अभी जो कोरोना वायरस है उसके नाम पे बार बार एक तरीके का फंड लिया गया पीएम केयर के नाम पे, लेकिन अगर देखा जाए तो सड़क पे जो गरीब है, जो मजदूर है, जो हर दिन जो हर दिन लोग काम करते हैं, वो लोग है माइग्रेंट लेबरर्स है, वो लोग सड़क पे खड़े होके, उनके पास खाना नहीं है, वो कहाँ जाए, वो लोग घर लौट नहीं पा रहे, और उसके उसके लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत ही कठिन समय चल रहा है, और इसके दौरान जो भी आलोचना हम लोग कर रहे हैं, हमें ये भी ध्यान में रखते हुए इस लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन के तहत काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट कम्युनिटी पे होगा, छात्राओं पे होगा। हमारी जो लड़ाई है आने वाले टाइम में बहुत कठिन होगी, लेकिन हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अब इन पूरे 50 साल क्यों मैं बोल रही थी कि जेएनयू जब फॉर्म हुआ, पिछले 50 साल पहले हुआ था, तो उसी 50 साल की हिस्ट्री में जेएनयू का क्या रोल रहा है, काफी इम्पोर्टेंट, और उसको बातचीत करना बहुत जरूरी है। जेएनयू जब फॉर्म हुआ था 1970, 69, 70 अराउंड 69 के करीब, तो एक मॉडल था एक यूनिवर्सिटी का, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, उच्च शिक्षा के संस्थान का, जहाँ पे हर एक क्षेत्र से लोग, छात्राएं आके पढ़ सके, जो अपना एमफिल पीएचडी हो, रिसर्च की जो पढ़ाई हो उसको कि जेएनयू जैसे संस्था या हायर एजुकेशन की संस्था पूरा हमारे आज देश में बहुत सारे कम है। जेएनयू जब बनाया गया था तब ऐसा नहीं है कि सरकार ने बहुत खुशी खुशी वहां पे
छात्राओं को सारे अपने अधिकार दे दिए थे, उनके जो अधिकार है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा था फीस को इतना रखा जाए कि सारे छात्र पढ़ पाए। लेकिन जेएनयू की जो स्टूडेंट्स है और उसकी जो छात्र राजनीति है, वो इतनी बेहतरीन थी कि उन्होंने बदलते समय के हिसाब से अपनी राजनीति को उस ढंग में बदला जहां पे उन्होंने ये इंश्योर किया कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी ऐसा एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो जो सब स्टूडेंट्स, सारे जगह के स्टूडेंट्स वहां आके पढ़ लिख पाए और एक इंक्लूसिव नेचर वहां पे पाए। और आज जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ साल से जेएनयू काफी चर्चे पे है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जेएनयू चर्चे पे है या पहले कभी नहीं हुआ है। जेएनयू का ये रवायत रही है कि अगर समाज में कोई भी गैर कानूनी चीजें हो रही है, कुछ चीजें ऐसे हो रही है जो समाज में नहीं होनी चाहिए, जो पीड़ित है, अगर उनकी आवाज कोई नहीं उठा रही है, जेएनयू ऐसा मतलब शिक्षा संस्थान है जो ये मानता है, उसके स्टूडेंट्स, उसके टीचर्स, उसके वर्कर्स ये मानते हैं कि हमें अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो जगह हमें सोच, यूनिवर्सिटी स्पेस सोच के लिए बनती है और उस सोच को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने देश में, अपने पूरे विश्व में पहुंचाए कि आज हमारे समाज में क्या चल रहा है। और लोग सोचेंगे कि 2014 के बाद से, जब से ये भाजपा सरकार आई है, तब से हम लोग अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1970s के दौरान जब इमरजेंसी पीरियड था तो जेएनयू के जो छात्र हैं वो इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई थी दौरान। उस दौरान प्रेस का जो ऊपर एक सप्रेशन कर दिया गया था, प्रेस को मीडिया और जर्नलिस्ट के ऊपर जो दबाव डाल दिया गया था कि वो लोग क्या रिपोर्टिंग करेंगे, नहीं करेंगे, फ्रीडम जो प्रेस का था उसको खत्म कर दिया गया था। तब भी जेएनयू ने अपना आवाज उठाया था और काफी जेएनयू के स्टूडेंट्स को तब जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी। चाहे गुजरात में 2002 में जब दंगे हुए, उसके बाद भी जेएनयू के तरफ से फैक्ट फाइंडिंग टीम गई गुजरात में ये देखने के लिए वहां की हालत क्या है, कितने लोग दंगे की वजह से अफेक्ट हुए हैं। तो ये सारे बहुत सारे चीज है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स, टीचर्स मिलके करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जेएनयू में हम लोग मानते हैं, हमारे शिक्षक हमें सिखाते हैं कि एडुकेशन, शिक्षा जो है वो बाजारीकरण नहीं किए जाना, उसके खिलाफ हमें लड़ना है, निजीकरण के खिलाफ। शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है, और शिक्षा एक अधिकार है, इसको इस रूप में देखने का बहुत जो जरूरत है वो इतने सालों से जेएनयू ने अपने कैंपस में बचा के रखा है। इस आलोचना को पूरे देश में आज बचा के रखने की कोशिश किया है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज कई सालों से जो जेएनयू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंपसेस में डेमोक्रेसी की कितनी जरूरत है, कैंपसेस में स्टूडेंट वॉइसेस की कितनी जरूरत है, वही आज आवाज हर एक इंस्टीट्यूट में बुलंद हो रहा है। और इसीलिए आप अगर आज देख रहे हैं कि आज अटैक सिर्फ जेएनयू पे नहीं है, आप देखिए जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी आलोचना, अपनी नजरिया को देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, आज देश का जो सरकार है वो बार बार कोशिश कर रहा है कि उसको खत्म, उस आवाज जो बुलंद है उसको खत्म कर दिया जाए। और यहाँ पे हमने बार बार देखा है जेएनयू जैसे संस्थान, जामिया जैसे संस्थान और कई सारे संस्थान जो है, जादव स्टूडेंसी और काफी जगह में संस्थान है, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश इस पावर के खिलाफ कि अगर आज देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो अगर हम अपना आवाज उठा रहे हैं तो एज स्टूडेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हम लोग समाज को सिर्फ पढ़े नहीं, समाज को समझे और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना आवाज उठाए। और ये बहुत जरूरी है कि आज के जो हम नौजवान हैं, आज के जो हम लोग छात्राएं हैं, इस बात को समझे कि अगर आप आज साइंस के स्टूडेंट है तो आपका काम ये होगा कि साइंस के थ्रू हमारे समाज में क्या बेहतरी हम कर सकते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन अगर उस बेहतरीन चीजों को साइंस के जो स्टूडेंट्स आपने कुछ बनाया है और उस बेहतरीन चीजों को कुछ लोगों तक सीमित रखा जा रहा है आपके देश के अंदर, अगर सिर्फ नागरिकों को दिया जा रहा है और बाकी नागरिकों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेचा जा रहा है काफी कीमती पैसे से, तो फिर वहीं पे आवाज की बहुत ज्यादा है। क्योंकि
जब एज स्टूडेंट कुछ सोचते हैं, हम कुछ एज स्टूडेंट उसको अपने समाज के लिए करते हैं, तो हम इस नजर से करते हैं कि हमारी चीजों से पूरे समाज और हर एक नागरिक बेनिफिट हो। लेकिन अगर समाज में, हमारे देश के अंदर हर एक नागरिक उससे बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह जा रहा है, तो फिर हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और समाज में क्या दिक्कतें हैं जिसके वजह से कुछ लोगों तक इतने चीजें पहुंच रही है और कुछ लोगों तक इतना मिनिमम चीजें भी नहीं पहुंच पा रहे। और आज कोरोना वायरस का ये जो समय है, ये शायद हमारे और आपके आंखें खोल के ये दिखाता है कि ये जो न्यू लिबरल पॉलिसी है, जो निजी करने की साजिश है, वो कितना खुले तौर पे हमारे आंखों के आया है। आप देखिए, केरल जैसे राज्य आज हमारे देश में है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के कितने केसेस है और कितने डेथ रेट्स है, सबसे कम विश्व में देखा जाए तो केरल ऐसा राज्य है इतना पॉपुलेशन के साथ, वो उसने अपनी जो डेथ रेट है वो सबसे कम रखा है। पिछले 100 दिनों से हो गया है, 120 दिन तक से हो गया है केरल में फर्स्ट कोरोना वायरस से आज तक जो केसेस है। तो ये एक मॉडल है जहाँ पे सरकार कर रहा है पब्लिक फंडिंग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं कोविड के वजह से, हॉस्पिटल बेड्स बनाए जा रहे हैं, क्वारंटाइन फैसिलिटीज बेहतर किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कोरोना वायरस क्या है, लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है। और बाकी में काफी सारे राज्यों में आप देखेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, आपको बोल दिया गया है कि लॉकडाउन है, आप घर पे रहिए, लेकिन घर पे रह के अगर आपके पास अनाज नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, किस मांगेंगे। अगर आपके पास आपको जल्दी कोई मेडिसिन चाहिए तो आ जाएंगे, अगर सारे दुकान बंद है, ये सारे कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो ये एक कियोटिक सिचुएशन हमारे देश में पैदा कर रहा है और पैदा किया है। और यही सारी चीज ये हमें एज स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि आज हम अपने समाज में ये सारी चीजें जो हो रही है, गरीब जो भूखमरी के वजह से मर रहे हैं, कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, उतना ही लोग ना खाना मिलते हुए मर जा रहे हैं। 12 साल की एक बच्ची घर में आते आते अपनी जान गवा देती है और उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हम बार बार देख रहे कितने सारे मजदूर अपने दिल्ली से घर आने में यूपी तक अपना जान गवा चुके। और इसके लिए आवाज उठाना और हमारे जैसे छात्राओं का, युवाओं का काम है कि हम सरकार के आंखों में आंख रख के देखें सरकार किस चीज के लिए बनी गई है, सरकार को हमने वोट दिखाया क्यों है, कि आज वो जो हमारे नागरिक है उनके लिए एक बेहतर समाज बना पाए, एक बेहतर भारत का एक जो बेहतर समाज है, एक बेहतर भारत बना पाए। लेकिन आज हमारे देश के अंदर हम बार बार देख रहे हैं कि कुछ बेहतरीन हम देख नहीं पा रहे हैं। हम अगर चारों ओर देखें तो भूखमरी है, चारों ओर देखें तो हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, चारों देखें तो डॉक्टर्स मर रहे हैं, नर्सेज मर रहे हैं, चारों ओर देखें तो अगर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें पीपी किट चाहिए तो उनको धमकी दी जा रही है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे। और ये सब में एक रहे हैं कि डोनेशन के नाम पे, चैरिटी के नाम पे करोड़ों लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन वो फंड कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं है। ट्रेन के जो कोचेस है उसकी मजदूरों से 30-30, 40-40, 50-50 रुपए पर हेड टिकट के लिए जा रहे हैं। ये ऐसा दर्दनाक समय में ये आपका और हमारे जैसे युवाओं का काम है कि हम शिक्षा का मतलब हमारा और आपका डिग्री सिर्फ नहीं होता है, शिक्षा का मतलब हो कि पढ़ के इसको हमारे समाज में देख पाए। अगर हम एक चीज पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी क्या चीज है, अगर हम अपनी किताबों में पढ़, ये हमारा और आपका काम है कि डेमोक्रेसी को जीता जागता जो एग्जाम्पल है और जीता जागता जो आज हमारा देश है, वहां पे देखे कि क्या हमारी देश के अंदर डेमोक्रेसी ठीक से कर पा रही है। जिस डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों से बनती है, हमारे लोगों के पास आज वो सारे सुविधाएं, बेसिक मिनिमम सुविधाएं हैं जिसके तहत है बोल पाते हैं कि हम आज हमारे देश में हम सर ऊंचा करके जी पा रहे हैं। लॉकडाउन हो रहा है लेकिन सरकार हमारा पूरी मदद कर रहे हैं, ऐसा
को देख नहीं पा रहे। और हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे हमें अवेयर करने के लिए, हमें शिक्षा के इस चीज को समझने के लिए कि शिक्षा सिर्फ हमारी डिग्रीज और सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए नहीं होती है, लेकिन इसको हम लोग एक समाज को बेहतर तरीके से देख पाए, इसके लिए होता है। 50 साल में जेएनयू की चंद बातें 5-10 मिनट में मैं बताना चाहूंगी कि क्या क्या है जेएनयू ने सोचा है, किया है। ये नहीं एक बार भी है कि जेएनयू सबसे दिन है या जेएनयू में कुछ कमियां नहीं है या खामी नहीं है। जेएनयू ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन है जो शिक्षा क्षेत्र है जो आपके ही और हमारे ही सोसाइटी में से है। जेएनयू में भी जो ही छात्राएं आते हैं जो आपके और मेरे जगह से आते, लेकिन ये है कि जो पॉलिटिसाइजेशन है वो ऐसे तरीके से है, वहां पे आपको आपको पूरी आजादी दी जाती है कि आप खुल के सोचे, आप खुल के आप समाज को किस बेहतर तरीके से देखना चाहते। अगर आप चाहते कि आप मजदूर करना चाहते तो आप कर सकते हैं। अगर आप तो महिलाएं हैं हमारे देश में आज, आप उन करना चाहते तो आप बात कर। ये जो है जहाँ पे आपको एक जगह मिलती है जहाँ आप बात करें बहुत सारे आइडियाज के बारे में, इस जगह दी जाती है। जब 1970-80 के दशक में मैं आपको बताऊंगी, हमारे पूरे देश में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस का कोई रिजर्वेशन की बात भी सरकारें नहीं करती थी। जेएनयू ऐसा संस्था है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने खुद एक चीज रियलाइज किया कि यूनिवर्सिटी में 1970-80 के उन्हें देखा कि जो स्टूडेंट्स जेएनयू में आते थे वो एक स्पेशल वर्ग के स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे कॉलेजेस में, दिल्ली के एलिट कॉलेजेस में पढ़ के आते थे। तब वहाँ के स्टूडेंट्स ने और स्टूडेंट यूनियन ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो यूनियनाइजेशन को आज स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन में खत्म किया जा रहा है, स्टूडेंट यूनियन ने वहां पे डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा हम नहीं हो। जेएनयू अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर जेएनयू को ये बोला जाता है कि जेएनयू आज पूरे देश को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके स्टूडेंट्स भी हर एक देश के कोने से होने चाहिए। और इसीलिए वहां के जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन जब था तब उन्होंने डिसाइड किया, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत की और प्रोटेस्ट करके ये फोर्स किया कि जेएनयू में डेप्रीवेशन पॉइंट स्टार्ट किया, जिसके नाते बहुत सारे ऐसे तबके के जो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पहुंच नहीं पाते हैं, उनको हम लोग एनकरेज करें एक तरीके से ऐसे इंस्टीट्यूशन, और जिसके वजह से हम इंस्टीट्यूशन बना पे हर किसी को शिक्षा दिया जाए बिना उसके बिना उसका जेंडर देखे या उसके धर्म देखे। लेकिन ये समाज के साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव पूरा समाज में इतने जनरेशन से हुआ है। इसके वजह से 1980s के बाद से हमने देखा जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन एक इंक्लूसिव के तौर है। 80-90 के दशक में 90 कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो पीड़ित लाइक चीजें, महिलाओं के खिलाफ जो चीज आती थी, महिलाओं के खिलाफ बार देखा जाता था, जो कमेंट्स किए जाते महिलाओं इंस्टीट्यूशंस ने, तो जेएनयू ने एक जीएस बॉडी और स्टूडेंट्स यूनियन ने लड़के उसको, जहाँ पे अपने कैंपस में हैरेस किया जाता है, तो वो उस बॉडी के पास इंस्टीट्यूशन जैसे बनाया गया, जीएस कैस जैसे इंस्टीट्यूशन को, कि आज ये जो महिलाएं लिख रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है, किस तरीके से उनको हैरेस किया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस बढ़ रहे हैं, बार बार देखे जा रहे हैं, महिलाएं के खिलाफ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हैरेसमेंट केसेस बढ़ रहे हैं। चीजों को एड्रेस में एक बॉडी बनाई गई थी जहाँ पे सबको एक जस्टिस मिले। आज बहुत आज जब 2020 में हम लोग खड़े हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ये चीज नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र युवा आज कि होके क्यों आज अपने हक उनको कॉलेजेस में नहीं मिल पा रही है। बार बार देखा गया है जेएनयू छात्राएं जब पूरे देश में अगर भी कोई पीड़ित हुआ है तो उसके लिए उठाया है, चाहे कभी अगर
में फ्लड्स आते थे या कहीं पे भी फ्लड्स आते थे, तो जेएनयू के जो स्टूडेंट्स है वो एक कलेक्शन करके स्टूडेंट्स जनता के लिए या कहीं के भी नागरिकों के लिए वो त्राण पहुंचाते थे। तो ये जो मानसिकता हमारे अंदर बनाई गई है, दूसरों के लिए सोचो समझो, क्योंकि ये देश बहुत एक ये देश है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, एक ऐसा एक देश है जहाँ पे बहुत सारी छुपी हुई चीजें है, और उसको अगर हमारी जो पोटेंशियल है देश का, अगर हमें बाहर उभर के लाना है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सन हमें मिला है उसके तहत जो राइट्स हमें देते हैं वो सबको मिले। अगर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक पिछड़े तबके का लड़का लड़की के आज हमारे देश में ऊपर उठे, तो उसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कॉलेज का जो सिस्टम है उसके लिए बराबर का हो। ऐसा ना हो जिसके पास पैसे कल हो वो ही सिर्फ शिक्षा का अधिकार उसे मिले, और जिसके पैसे नहीं है उसे ना मिले। जो वंचित जैसे दलित है, आदिवासी है, जिनको शिक्षा से दूर रखा गया है, कल ये ना हो उनको फिर से डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के भेदभाव की वजह से उसे शिक्षा ना मिल पाए। और यही एक बहुत बेहतरीन चीज है जेएनयू से बार बार आवाज उठती आई है। आज हम लोग बार बार देख रहे हैं कि हर एक कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूशन अपने तरीके से अपने समाज को बेहतर करने के लिए आवाज उठा रही है। तो ये एक तरीके का हमारी शिक्षा का जो सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से परसेंटेज जो हमारे शिक्षा क्षेत्र के उसकी एक जीत है कि हम एज स्टूडेंट कम्युनिटी हमारे समाज को अच्छे तरीके से रहे और उसके लिए बेहतर कुछ अपने देश के लिए सोच पा रहे हैं। अब इसमें से एक इम्पोर्टेंट जो मतलब आंदोलन में मेंशन यहाँ पे करना चाहूंगी, क्योंकि बाकी सारे बहुत सारी चीजें मैं सुन के आई हूँ कि जेएनयू में कैसा हुआ है, लेकिन पिछले पूरे टीवी हर एक न्यूज़पेपर में था वो फीस वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन, और ये आंदोलन 90 दिन के करीब तक जेएनयू में ये आंदोलन 2020 में खड़े होके इतना खास क्यों है, क्योंकि 2000 में हमने देखा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ड्राफ्ट लाया गया 2019 में, मतलब भाजपा सरकार का दूसरा बार जब सरकार शुरू हुआ उसके कुछ ही दिन के अंदर 30 मई तक के सामने आया आप और हमारे सामने, जहाँ पे ऐसा चीज बोला गया कि किस तरीके से और निजीकरण को पुश किया जाए इंस्टीट्यूशंस की तरफ, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को और एनकरेज किया जाए जहाँ पे बेहतर फैसिलिटी जरूर हो, लेकिन बेहतर फैसिलिटी उनको जो उस कॉलेज को कर पाएंगे। मतलब हम और आप जैसे जो फैमिली से आते हैं जहाँ पे कुछ लोगों के मम्मी पापा ऐसे होंगे जो को तो पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर घर पे 2-3 बच्चे हैं तो नहीं पढ़ा पाएंगे, सबके लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे शिक्षा। या ऐसे घर पे हो जहाँ पे दिन में अगर मजदूरी ना करे परिवार का कोई एक, तो उसके घर में अनाज भी नहीं आता हो, वैसे घर के लड़कियों के लिए शिक्षा का कहीं ना कहीं दरवाजा लगभग बंद किया जा रहा है। और ये अक्टूबर महीने में देखा कि जेएनयू के जो छात्राएं हैं वहां पे जेएनयू में फीस डिजिटल का जो फीस है और उसके खिलाफ शुरू हुआ, और तब एक साफ साफ चीज जो हमने सबको बोली कि आज ये लड़ाई एक इंस्टीट्यूशन और कॉलेज सोच रहा है जेएनयू का है और जेएनयू सिर्फ रास्ते में उतर के लड़ रहा है, तो ये कतई नहीं है। ये लड़ाई हम सभी उन छात्राओं का है जो पढ़ना हमें पता है कि पढ़ना आज के कितना डिफिकल्ट हो गया है। हमें पता है कि अगर आज हम एक पीएचडी डिग्री तो हर एक इंस्टीट्यूशन में क्या हालत, इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं जैसे जेएनयू जैसे या डीयू जैसे, वहां बहुत कम सीट्स है, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है वहां पे आपको एक डिग्री लेने के लिए 7 लाख रुपए खर्चा का बोल रहे, बहुत सारे जगह में एक एक सेमेस्टर में प्राइवेट कॉलेजेस में बोल रहा है, तो एक सेमेस्टर में आप 1 लाख रुपए दो। तो अब जब मिनिमम 4 साल होता है, 4 साल के पीएचडी में अगर आप पर सेमेस्टर 1 लाख रुपए दोगे, मतलब 2 लाख साल, तो 8 लाख से 10 लाख के करीब आपका खर्चा होगा एक पीएचडी करने के लिए। और भी उसी पीएचडी तक मत जाइए, आप बैचलर से स्टार्ट करते एक बीटेक में हमारे देश इंजीनियरिंग करने के लिए एक देश हमारे आज देश में एक युवा को अगर वो इच्छा रखता
या एक लड़की रखती है इंजीनियरिंग 12वीं के बाद, तो उसके मम्मी पापा को लगभग 10-15 लाख मिनिमम किसी इंस्टीट्यूशन में खर्च करना। और आज आप बताइए कि आप और हम जैसे घर से आए हुए लोग वो कहाँ से ये पे करेंगे। बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ है पैसे आए, वो लोग लोन ले रहे हैं, बाद में लोन कैसे चुका पाएंगे उन्हें नहीं पता है। लेकिन जो मजदूर है, जो परसेंट आज हमारे देश का जनता है जो ऐसे कम्युनिटी से आते हैं, जो मजदूर है, वर्किंग क्लास है, तो कभी उस लोन को लेने का भी सोच अपने मतलब सपने में भी नहीं सोचते हैं। तो आज क्या शिक्षा, इसीलिए हमारी जो शिक्षा संस्थान है कि हम उनको इसलिए हैं कि जैसे सिर्फ अदानी और अंबानी के बच्चे पढ़ पाए, या तरीके से और जितने बिजनेसमैन हैं हमारे और कंपनी के, उनके लड़के लड़कियां पढ़ पाए। शिक्षा एक अधिकार है, ये हमारी संविधान बोलती है। शिक्षा अधिकार है या ये सबके तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारी संविधान बोलती है। जब ये हमारी संविधान गया है, तो आज एक स्कूल में पढ़ाने के लिए एक एक बच्चे के पीछे 5 से 6 हजार रुपए क्यों जा रहा है। और अगर बहुत लोग बोलेंगे नहीं, बहुत गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स का हालत क्या है आप और हमें सबको पता है। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत है, सर्वे में देखा गया है, बिहार में आप देख लीजिए, तो बिहार में मैक्सिमम स्कूल्स में 40% से ज्यादा टीचर्स जो है 10वीं पास नहीं है। एकेडमिक क्वालिटी क्या है ये देखा गया है, ज्यादा टीचर्स स्कूल में नहीं है। और जब रेट किया गया को इमरजेंसी चेकअप के लिए सर्वे किया गया है, देखा गया है टीचर्स है ही नहीं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। बहुत सारे स्कूल छत नहीं है, बारिश के मौसम में 2-3 महीने बंद रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर जाते हैं तो उनका स्कूल, उनका किताब, स्कूल बैग्स, उनके किताब, कपड़े भीग जाते हैं। और एक दिन कपड़े भीग तो ये बच्चे ऐसे परिवार से आते हैं कि उनको दूसरे दिन स्कूल ड्रेस पहनाने के लिए जोड़ी ऐसा नहीं है कि वो स्कूल ड्रेस का दे पाए। और ये तमाम सारे फैक्टर्स है। आज ये कि आप बैचलर्स करना चाहते हैं, बहुत सारे कि हम जेएनयू से करना चाहते हैं, में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। अगर वो लोग सपने देखते कि बाकी इंस्टीट्यूट अगर नहीं है, ठीक है, तो आपके राज्य में जो कॉलेज है आप उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन को कल बोला जाएगा कि आप 50,000 रुपए दीजिए तो आपकी भर्ती हो जाएगी, आप 60,000 रुपए दे दीजिए आपकी भर्ती। ऐसा एक और बाजारीकरण की तरफ हम अपनी शिक्षा संस्थानों को धकेल रहे हैं। समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको बेहतर कर ही पाएंगे, और बेहतर करने की आशा किस तरीके होगी। और इसीलिए फीस वृद्धि हुआ था जेएनयू में। हमने हर एक इंस्टीट्यूट को यही बोला था कि आज का ये जो समय है, जब हम रहे कि पब्लिक एजुकेशन की बचाने की लड़ाई है, तो ये लड़ाई जेएनयू की अकेली की नहीं है। आज जरूरत है कि आईआईटीज में आज पढ़ने के लिए, आज जो डॉक्टर्स आपके सामने आपको बचा रहे हैं, आज उनको पढ़ाने लिए, उनके रिसर्च के लिए क्यों लाखों रुपए उन स्टूडेंट से लिया जाता है कि उनको डॉक्टरी पढ़ा पाए। को पीपीई किट्स के नाम पे, उनके बजट के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर्स बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ रहा है। खबर है वहां पे जो डॉक्टर्स इंटर्न्स है, उनको 250 रुपए पर प्रतिदिन दे के उनको काम पे रखा जा रहा है। और कल अगर वो अपना जान गंवा देंगे के चलते, कोई भी इंश्योरेंस तो छोड़ दीजिए, कुछ भी एक सपोर्ट के लिए नहीं है। क्या रह जाएगा हमारे पास है कि एक एक परिवार में जिन्होंने मम्मी बहुत सपना देखा था कि वो अपने बेटी या बेटा को डॉक्टरी पढ़ाएंगे, बड़ा डॉक्टर बनाएंगे, उनके पीछे खर्च किया था आज में भी पैसे उसको पढ़ाने के लिए, सपना तो टूटेगा ही, साथ साथ वो अपना जो कीमती चीज है वो बच्चे को भी साथ साथ खो देगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आज समाज में शिक्षा को एक एक्सक्लूसिव नेचर की तरह बनाया जा रहा है। परसों की बात है जब ड्राफ्ट में सारे चेंजेस लाके उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, ये नई जो नीति है, शिक्षा नीति, और इसको आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये चीजें हैं जो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो बोला जा रहा है कि लेकिन हम और आप देख
कि ये होगा तो हमारे कैंपसेस में इफेक्ट क्या होगा। और इसीलिए जेएनयू में जो आवाज अक्टूबर में उठी तक चली, फीस वृद्धि अपने संस्थानों में कतई नहीं होने दे सकते। इसके लिए स्टूडेंट्स को आने वाले समय में मजबूती के साथ अपने हक के लिए खड़े होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद एक ऐसा समय आएगा जो सबसे ज्यादा अगर अफेक्टेड कोई होगा वो स्टूडेंट कम्युनिटी होगा। और हमें पता है कि रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो आर्थिक हाल है पूरे देश में ऐसा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट मजबूर हो जाएंगे कि वो स्कूल छोड़ दे, क्योंकि पापा लोन में पे नहीं कर पाएंगे शिक्षा के लिए, उनके मम्मी पापा उनके किताबों के लिए, ये स्कूल के जो खर्चा है, कॉलेजेस का जो खर्चा है, ट्यूशन फीस है, वो नहीं दे पाएंगे। और इन सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के ऊपर आ जाएगा कि आइदर वो कंटिन्यू करे या वो छोड़ दे। और ऑब्वियसली अगर उनके ऊपर इतना आएगा तो स्टूडेंट्स मजबूर होंगे कि वो कल अपना छोड़ के हाथ अपना पैर बटाए कि वो कहीं से काम अपना जुगाड़ करे। और इसको अगर हमें बंद करना है तो इसीलिए जरूरी है कि हम एक लड़ाई एक संघ में करना पड़ेगा, जहां पे हमें पूछना पड़ेगा सरकार से, करोड़ों रुपए आज हमारे देश में जो हमारी देश की जनता टैक्स के नाम पे आपको दे रहे, तो ये सारी चीजें हमारे स्कूल्स में क्यों यूज नहीं किया जा रहा है, हमारे स्कूल्स में ये इंश्योर क्यों नहीं किया जा रहा है कि हमारे स्कूल बिल्डिंग्स जो है वो बेहतर बनाया जाए, हमारे लोकेलिटी में जो कॉलेजेस है उसको बेहतर बनाया जाए, वहां पे क्यों इतने इतने लाखों पैसे लिए जा रहे, रुपए लिए जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट पढ़ाने के लिए, बेटर फैसिलिटीज क्यों नहीं हो सकता। आज हमारा देश बाकी देशों से कम की कोशिश कर रहा है, यूरोपियन देशों से, बाकी जो देश है वहां पे अगर आप देखेंगे तो जो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, पूरा फ्री ऑफ, वहाँ पे स्कूल की फीस नहीं लगती, आपकी रिक्वायरमेंट्स है स्कूल्स का सारे फ्री। अगर हम बाकी देशों से कम्पीट करें तो देखना चाहिए कि हम अपने देश के अंदर क्या क्या बेहतर कर पाएंगे। जब बोला जा रहा है कि हम पूरे विश्व सुपर ग्लोबल पावर की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया एक ग्लोबल पावर होने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ उसी तरफ देखा जा रहा है कि यहाँ के रहे हैं युवाएं हैं, उनकी जो हक आवाज है उसको किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस के अंदर खत्म किया। आपके जो शिक्षा नीति है वहां पे क्लियरली ये बात कहीं नहीं लिखा है कि स्टूडेंट यूनियन या डेमोक्रेसी की जरूरत है कैंपस स्पेसेस में। और आपको पता है कि स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कल किसी महिला स्टूडेंट की क्या क्या दिक्कतें हैं या एक स्टूडेंट की दिक्कत है, वो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ही बता पाएगी। एक जैसे आज जेएनयू में हो रहा है कि ऑन एजुकेशन के तहत जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर रहा है कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे। जैसे आपको और बहुत लोगों को पता है कि अभी तक हमारे पूरे देश में ऐसा हालत नहीं है कि सबके पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट, सबके पास इंटरनेट हो। जब ऐसा चीज नहीं है तो स्टूडेंट्स ही समझते हैं कि स्टूडेंट्स की दिक्कतें हैं, और तब बिना रिप्रेजेंटेशन के हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी सारे आप लोगों के भी कॉलेजेस होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट करने की एक बहुत धूम चढ़ी है, लेकिन ये कहीं नहीं बोला जा रहा है एजुकेशन के तहत हम कितने स्टूडेंट्स को खो देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास लैपटॉप या बेसिक गैजेट्स नहीं है, नेसेसिटीज नहीं है। बहुत सारे हैं जिनको घर में अपना हाथ बटाना पड़ा इस लॉकडाउन के समय पे, क्योंकि उनके बाद दोनों शायद मजदूर और उन्होंने काम खो चुके हैं, और उनके बच्चे भी अभी उनका हाथ काम में हाथ, इस समय पे वो कैसे बैठ के अपना ऑनलाइन कोर्सेज या टीचिंग करेगा। और इंटरनेट की जरूरत है, एक दिन में एक ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए, एक लाइव सेशन जाने के लिए जितनी जीबी की जरूरत है उतना डेटा कंपनी, मोबाइल का कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं दे। अपने सरकार को पूछने की जरूरत है, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट को एज अ फंडामेंटल राइट क्यों नहीं डिक्लेयर करते, आप सबके घर में इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाइए, इसकी जरूरत है। अगर आप बोल रहे हैं कि एजुकेशन संस्था में ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन के तहत पढ़ाई होगी, तो आपको सबको लैपटॉप्स देने की जरूरत है, आपको ये इंश्योर करने की जरूरत है कि कॉलेजेस में, हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में हर जगह पे कंप्यूटर हो। लेकिन जब आज इस देश में भूखमरी को हम लोग मिटा नहीं पाए हैं, आज जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें खुद पे हंसना चाहिए, खुद पे हंसना चाहिए इस बात पे
कि 70 साल में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं अभी भी हमें बेहतर करने की जरूरत है। और आज जब स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट्स है, आप है, हम आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज लॉकडाउन के तहत अनाज क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है हर एक घर, उसको इमीडिएटली देशद्रोह कह दिया जा रहा है। और आज यहीं पे हमारी है, यहीं पे हमारी समझदारी है कि हम सच को देखें और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपना आवाज उठाएं, अपनी बेहतर शिक्षा के लिए आवाज। और बेहतर शिक्षा तभी होगा जब सबको, हमारे देश के अंदर सबको शिक्षा के अंदर हर एक महिला को शिक्षा मिल पाएगी, हर एक स्टूडेंट जो दलित तबके से आ रहा है उसको शिक्षा मिल पाएगी, आदिवासी को शिक्षा मिल पाएगी, जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसको, हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को हमारे देश के अंदर शिक्षा मिल पाएगी। हम समझेंगे कि हमारे देश में हमारा जो सरकार है वो एक सही मायने में जो रिफॉर्म की बात आज कर रहे हैं कि एजुकेशन में लाने की जरूरत है, वो रिफॉर्म तभी आ पाएगी जब हम सबको, सबके पास शिक्षा को ले जा पाएंगे। तो इसी में मैं अपना बात करूंगी, कुछ प्रश्न जरूर है लेंगे, लेकिन ये बात जरूर करेंगे कि जेएनयू का जो आवाज और प्रश्न आज उठा है जेएनयू से, वो आवाज आप लोग जेएनयू तक सीमित मत रहने दें, क्योंकि ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि स्टूडेंट कम्युनिटी, हम और आज और डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ भी भोपाल के, मध्य प्रदेश में बैठ के, बिहार में बैठ के भी हो रहा है। आज वही डिस्क्रिमिनेशन बैठ के भी किसी स्टूडेंट का हो रहा है। दिल्ली में भी जेएनयू में पढ़ने आए काफी सारे स्टूडेंट्स है जो भोपाल से, मध्य, काफी सारे स्टूडेंट्स है जो बिहार यूपी से आते हैं। आज अगर जेएनयू का दरवाजा बंद हो जाएगा तो तमाम सारे राज्यों का, स्कूल कॉलेजेस का भी दरवाजा बंद हो जाएगा साथ साथ। और इसीलिए आप जहां पर भी है एज अ स्टूडेंट, आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करें कि सिर्फ हम पढ़े ये हमारी चिंता ना हो, हमारे साथ और कितने सारे जनरेशन के लिए जो एक फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको हमें बहुत ध्यान में रखना होगा। और इसके लिए हमारी संघर्ष आने वाले समय में और एक नई मोड़ लेगी, तो मोड़ में हमें एकजुट होके उस संघर्ष को आगे लेके जाना है। तो